क्लास 12 मैथमेटिक्स द प्लेन बेटा दो इक्वेशन मैंने बता दी थी कि 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन और बता दी इंटरसेक्ट वाले जब प्लेन इंटरसेक्ट काटता है। ठीक है, अब बात आती है प्लेन की इक्वेशन भी दो तरह से होती थी जो हम करा रहे थे, वो वेक्टर फॉर्म थी। तो जैसे हमने लाइन की इक्वेशन करी थी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, ऐसी प्लेन की भी होती है। अब प्लेन की इक्वेशन एक और है कि जब प्लेन की इक्वेशन मुझे ये फाइंड कराई है कि एक प्लेन है जिस पर कोई एक पॉइंट तो मौजूद है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, जैसे हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर n। ठीक है, द प्लेन की इक्वेशन जब हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड द नॉर्मल ऑफ द गिवन प्लेन, यानी एक नॉर्मल दे रखा हो एक गिवन प्लेन नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट गिवन हो, तो मैं प्लेन की इक्वेशन को फाइंड कर सकता हूं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए ओरिजिन से इस पॉइंट की इक्वेशन हो गई ये पॉइंट हो गया। मुझे क्या मालूम, मैं कहता हूं एक जनरल पॉइंट लेता हूं जिसे हम कहते हैं रिजल्टिंग वेक्टर r, ये भी r वेक्टर हो गया। सही है कि नहीं है? जो पॉइंट हमने r ले लिया x y z की फॉर्म में लेते हैं तो क्या हो गया, यहां पॉइंट a और ये पॉइंट b, क्लियर, और ये आपका नॉर्मल वेक्टर b। तो यानी जो वेक्टर a भी है उस पर भी ये नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो सीधी सी बात है कि ab डॉट n इक्वल n क्या होगा, gb, जीरो, यानी कि परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की। अब a भी वेक्टर किस बोर्ड से बना, o b माइनस o a, यानी कि o b माइनस के o a जो पॉइंट है, एंड डॉट n इक्वल n जीरो, o b क्या है r वेक्टर और o a क्या था a वेक्टर, डॉट n इक्वल टू जीरो, r डॉट n माइनस के a डॉट n इक्वल n जीरो। तो आपका प्लेन की इक्वेशन हो गई वेक्टर फॉर्म r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। ये प्लेन की इक्वेशन है कौन सी, वेक्टर फॉर्म, क्लियर। अगर यही कार्टेशियन फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहें, किसमें, ये वेक्टर फॉर्म है, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए कैसे होगी, r लेट r कर लीजिए, कैपिटल x i कैपिटल y j एंड कैपिटल z k, क्लियर। a के पॉइंट क्या होंगे, जो आपका r हो गया, a के पॉइंट क्या होंगे, x1i y1j एंड z1k, या x1 वैक्शन छोड़ दीजिए, स्मॉलर कर दीजिए, आपने यहाँ कैपिटल कर रखा था, और n वेक्टर n by i n2j एंड n3k या lmn जो तुम्हारे फॉर्म होते हैं। अगर मैं डॉट निकालूं तो r डॉट यानी कि xi yj zk डॉट xi yj zk इक्वल टू xi yj एंड zk डॉट n1i n2j n3k, जो नॉर्मल वेक्टर की हमने रखी है। तो यहाँ पर xi xx क्या प्लस r की वैल्यू कितनी, r डॉट n, सॉरी यहाँ तो आपका n1 n2 एंड n3, तो जो कि आपका n1x n2y एंड n3 के, सही है कि नहीं है। और इसका करें तो n1x n2y एंड n3 जी, n1 n तक एक तरफ पहुंचा दें या सारे एक तरफ कर दूं, n1 n2 n3 तो k की जगह जाएगा कैपिटल। तो अगर मैं कॉमन ले लूं तो n1 कैपिटल x माइनस स्मॉलर x एंड प्लस n2 कैपिटल y माइनस स्मॉलर y एंड प्लस ये तो पहुंचा देना है, एंड n3 कैपिटल z माइनस के स्मॉलर z इक्वल टू 0। ये कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, कार्टेशियन फॉर्म, और ये वेक्टर फॉर्म। अगर आपको डायरेक्ट करना होता है, इसके ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल सॉल्यूशन करिए।
एक एग्जांपल दे रखा हुआ है मैंने, जैसे कि फॉर्म को मैं चेंज कर दूंगा थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि अब वेक्टर n, कोई एक वेक्टर है n जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है मुझे 8, तो ये वेक्टर n है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और इंक्लाइड ऑफ एक्सेस, एक्सेस के साथ तो जो बना रहा है वो बना रहा है 45 डिग्री का, y एक्सिस के साथ बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल, और z एक्सिस के साथ बना रहा है वो एक्यूट एंगल। ठीक है, मुझे वाले वृत्त एंगल बना रहा है और पासिंग टू द वन पॉइंट, और एक पॉइंट से पास हो गया आ रहा है, वो पॉइंट है आपका √2, ये मैं कर रहा हूं आपको दे रखा है √2 -1 and 1। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जिसका आपका n दे रखा है ये वाला पोर्शन और पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, ये फाइंड करिए जल्दी। चलिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको करा चुका हूं बेटा, फिर भी आप कंफ्यूज हो लोग। l x एक्सिस के साथ बनाया था, l बराबर होता है cos अल्फा, यानी कि cos अल्फा की जो वैल्यू है 45, तो l की जो वैल्यू हो गई वो आपकी हो गई cos 45 को 45/2। अब आता है m बराबर होता है cos बीटा, और बीटा आपका 60 डिग्री है, यानी cos 60, और cos 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/2। अब आप निकालते हैं n निकालना होगा, जबकि आपके पास एक प्रॉपर्टी थी h² + m² + n² = 1, जहां आपकी l है 1/2 का होल स्क्वायर, m की है 1/2 का होल स्क्वायर, और n की मुझे निकालनी है इसलिए 1, तो n² = 1 माइनस के 1/2 एंड प्लस 1 माइनस के 1/4, n² एलसीएम मिल गया 4, तो 4 - 1 and 2 and माइनस के 1, यानी n² = 1/4 और n को लेना आपका 1/2। तो जब आपके n और n आ गए तो आपके पास n वेक्टर आप फाइंड कर सकते हैं। तो n वेक्टर का निकालने की प्रॉपर्टी होती है, मैग्नीट्यूड दे रखा है इसलिए इसमें स्पेशल, तो आपका n वेक्टर कैसे निकलेगा, n का मॉडुलस एंड l i m j एंड n k ये होता है। तो n वेक्टर आपका निकल के आ गया, मैग्नीट्यूड दे रखा है 8 जो मुझे गिवन था, एंड l की वैल्यू 1/2 i 1/2 j एंड 1/2 k, ये आपका n वेक्टर आ गया। और जो a पॉइंट था आपका, वो a पॉइंट का आपका वेक्टर है आपका √2i एंड माइनस के j एंड प्लस का k। तो जब आपको रिजल्टिंग वेक्टर को प्लेन पर प्लॉट करना है, जिसके लिए ये आपके लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा हो, पॉइंट इस पास से होके जा रहा है, तो r.n, n यानी कि 8 1/√2i 1/2 j 1/2 k एंड इक्वल है a आपका √2i माइनस j प्लस k एंड डॉट 1/√2i संग में 8 और प्लस 1/2 j एंड प्लस 1/2 k, डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 8 इसका करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो माइनस के 1/2, इसका करेंगे तो प्लस के 1/2 j कैंसिल, तो आपका आ गया वेक्टर फॉर्म 8 और 8। आप 8 से 8 कैंसिल कर सकते हो चाहो तो, यानी 8 बाहर लेने के बाद इस टाइप से 1/√2i प्लस 1/2 j 1/2 k एंड इक्वल है 8 से 8 कैंसिल कर सकते हो आप इस टाइप से। तो आपका वेक्टर फॉर्म आ गया 8 और 1/√2i 1/2 j एंड 1/2 k। चाहे तो आप कॉमन लेके कर सकते हैं एंड 1, जब आपकी वो प्लेन की इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म। आप क्लियर? आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो √2 का या 2 का, जो भी है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा सा दिमाग रखा करो क्योंकि उसमें कह दिया है तो सब कुछ पूछ सकता है, एप्लीकेशन
करा चुका है। चलिए अब मैं कह रहा हूं कि दो प्लेन आपस में पैरेलल होने की प्रॉपर्टी, प्लेन 1 एंड प्लेन 2, या पैरेलल कह सकते हो आप। नो, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो दोनों कैसे होंगे, इसका n1 कह सकते हो आप और इसका n2 पैरेलल होंगे। तो आपके पास पैरेलल होने की प्रॉपर्टी है कि जो n1 है वो किसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा n2 के। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है कि वो प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक, और अगर वो प्लेन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस टाइप से, ये प्लेन और इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर और है, ठीक है, यानी इस टाइप से मान के चलो ये दे रखा है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका एंड कहाँ होगी यहाँ और इसकी एंड कहाँ होगी ऊपर की तरफ, इसकी n1 और इसकी n2, यानी दोनों की भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब है कि n1 डॉट n2 इक्वल कितना हो जाएगा 0, तो प्रूफ हो जाएगा प्लेन आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। बात क्लियर। तो अगर ये आपस में कंडीशन तो इसका प्रूफ हो जाता है कि प्लेन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो एक क्वेश्चन बोल रहा हूं इसके अकॉर्डिंग, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं है पर आपको प्रूव करना है। तो एक क्वेश्चन और लिखिए, बोर्ड का ये है, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ए। और आपके पास एक प्लेन दे रखा है जो एक लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट इस टाइप से कर सकती है या तिरछी भी कर सकती है, बाइसेक्ट तो बाइसेक्ट है, ठीक है। और ए के पॉइंट है आपका 2 3 4, इसके पॉइंट है ए के 2 3 4, और जो लास्ट वाला पॉइंट है बी वाला उसके पॉइंट है 4 5 8। पर अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोलता, यानी वो बाइसेक्ट जो कर रही है उसने कह दिया इसलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच बाइसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ए एंड बी एट राइट एंगल, यानी कि जो उस पर कट कर रही है किस एंगल पे कर रही है, राइट एंगल पे। जल्दी से फाइंड कीजिए इस इक्वेशन को। प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पर राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है, राइट एंगल पे जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है तो प्लेन पे जो पॉइंट होगा ये वाला, प्लेन पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट निकलेगा कौन होगा, मिड पॉइंट। तो 2 + 6 वो डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3, यानी इसके जो पॉइंट होंगे इसके पॉइंट मान लो सी के, तो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 एंड z1 + z2 डिवाइडेड बाय 2। 3 4 6 सही है। तो z1 z2 यानी x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 एंड 3, ऐसे 3 और 5 8 का 4 और 12 का 6, ठीक है। तो ये तो प्लेन में मौजूद हो गया, तो ये पॉइंट हो गया गिवन पॉइंट। तो ए पॉइंट तो मेरे पास निकल के आ गया कौन सा, 3i 4j एंड 6k, सही है। और n वेक्टर कैसे निकलेगा, n वेक्टर निकलेगा ac, ac जो n वेक्टर है, और ac कैसे निकालूं, 3 - 2 यानी i, 4 - के 3 यानी j एंड 6 - के 4 इक्वल टू 2k, सही है। उसके बाद r डॉट i + j + 2k, इन दोनों का डॉट निकालूं तो 3 4 12, सही है 19। और r डॉट i + j + 2k इक्वल टू, वैसे तो जा रहा पर बुक वाले ने सारे इससे निकाल दिया, मुझे लगता है इससे भी नहीं आ रहा है सारे मेरे पॉइंट। सही आंसर करेक्ट है ये, करेक्ट ठीक है यही तो है।
तो चलिए एक और एग्जाम्पल। बोल रही है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। Find the vector of magnitude of 26 normal to the plane। दोबारा सुन लो या इसके अलावा दूसरा बोल दूं। चल रही है सीधी सीधी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर की नॉर्मल फॉर्म कैसे निकाली जा सकती है, प्लेन की नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हो। अभी मैंने इसको क्या करा था, r डाल देते r डॉट n एंड a डॉट n। ये पढ़ा था आपने। जब a डॉट n है तो हमेशा यहां पर कोई डिस्टेंस निकल के आती है d, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू जाती है। तो परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म को कैसे निकालते हैं, आप मान के चल लीजिए मैं किसी ऑरिजिन से ले रहा हूं, कोई प्लेन है ये ले रहे हैं, ठीक है, ऑरिजिन से। अगर मैं 0 0 से ले रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म है और आपसे कह दिया कि ये, और उसके बाद जो पॉइंट दे रखा है P, यहाँ पर और बड़ा दे दो प्लेन, यहाँ कोई पॉइंट है P। तो ये आप प्लेन की क्वेश्चन निकालते हो क्या होगा, इसको ज्वाइन करते थे। जैसे यहाँ नाम टच कर रही है नॉर्मल, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर नॉट टच कर रही है नॉर्मल, तो J और J आपका रिजल्टिंग वेक्टर R, ठीक है कि नहीं है। और जिस ऑरिजिन से लेने यानी O और M, तो OM डॉट किसके बराबर होगा, PM। सीधी सी बात है, यानी कि ये नॉर्मल है तो 90 डिग्री का एंगल करेगा इस लाइन पे भी, तो क्या होगा OM डॉट MP इक्वल है 0। सही है, ये कंडीशन है। और OM कैसे लिखते थे, यानी R माइनस के जो n वेक्टर होता है तो J, यानी कि OM माइनस O जो भी R माइनस के n, आपका जो m दे रखा है पॉइंट, इस पॉइंट पे गिनना है। तो चाहे n कह लो, चाहे a कह लो, चाहे तुम्हें मर्जी है वो कह लो। इसने तो n का रखा है तो n ही ले रखा हूं मैं, यानी कि सीधे सीधे फंडा n और mp को उसने कंडीशन चेंज कर दी। ये आप डायरेक्ट कह सकते हो स्टार्ट से, ये फॉर्म पढ़ाई थी मैंने, r डॉट n इक्वल टू d है। तो यहाँ mp का डॉट मैंने n से कर रहा हूँ, बात एक ही है, कैसे होगा, कंफ्यूजन वाली बात है। उल्टा कर दूं, ऐसे कर दूं mp डॉट m इक्वल टू 0। अब mp कैसे लिखेंगे, op माइनस om, सही है। और डॉट जो आपका नॉर्मल वेक्टर n, अब op क्या होगी, जो आपका रिजल्टिंग वेक्टर है r, और om आपका जो भी होगा, यानी कि आपने लिखी ना mp, तो op माइनस om यानी जो पॉइंट होगा आपका यानी a, सही है। और वही बात हो रही है, ऐसे कर लेना चाहूँ 0। तो जब आप निकालते हो तो कैसे लिखते हो, अब a जो भी पॉइंट उससे निकाला तो a को उसने चेंज कर दिया है, यहाँ पर पॉइंट गिवन नहीं है मेरे पास, यानी पॉइंट ही नहीं है मेरे पास, तो a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब जब बताओ बस यहाँ पर r माइनस के, बस यहाँ पर मेन चीज है, यहाँ पर पॉइंट है ना ये m वाला, वो m पॉइंट दे रखा है, मैं कह रहा हूँ परपेंडिकुलर कर रहा हूँ, तो उसको a कैसे लिखेंगे, वो पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी ना OM का मतलब क्या, डिस्टेंस। बस यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म है, इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म के नाम से जाना गया। OP को तो R वेक्टर कह दिया गया और OM मतलब एक डिस्टेंस होगी, और वो डिस्टेंस कैसे निकलेगी OM, मान के चलो यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास d है, ठीक है। और कौन सा वेक्टर है बेटा ये, वेक्टर कौन सा OM, n वेक्टर है, तो हम इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसी को इस प्रकार से लिखा गया है, इसकी डिस्टेंस होगी डिस्टेंस इनटू यूनिट वेक्टर, सही है। जो आपका वेक्टर हो गया n, इसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि r माइनस के d इनटू n कैप इनटू डॉट n, और यहाँ पे आपका r डॉट n है,
इस टाइप से, क्योंकि एक फॉर्म आती है जब आपके पास नॉर्मल फॉर्म पूछोगे तो मैंने उसमें डी निकालने में बड़ी परेशानी होती है तुम्हें डी, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म से किसी वेक्टर के फॉर्म का हम मल्टीपल करेंगे हैं एन के बदले एन के डॉट में चलो ये आओ बस खत्म बात हो गया बात। क्योंकि यहाँ पे भी कोई चीज लिखा है मैंने एम ओ कह लो, तुमने एम ओ कह लो या एम ओ कह लो, बात यही है। ये भी तो एक एन कैप ही हुआ, तो यहाँ पे भी एक एन कैप है, यहाँ पे भी एक कैप है, इसका मतलब वो एन कैप का एन को ऑफसेट डॉट करता हूँ, यानी कि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होती है, तो सेम का क्या हो गया 1 हो गया। तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू जे पोर्शन बदल लिया हमने, तो क्या बचेगा खाली डी, ये नॉर्मल फॉर्म कहलाती है आर डॉट एन कैप और इक्वल टू डी। पर डी निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना है किसका डिवाइड करना पड़ेगा, पता है तुम्हें? जे एन कैप और एन कैप बराबर कैसे निकलती है, क्योंकि आपको जब वेक्टर फॉर्म दे रखी हो तो तब आप डी निकालने में कंफ्यूज हो, बार-बार यहाँ पे आपने एक बार कंफ्यूज भी हुए थे कि सर ये डिवाइड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एन कैप कैसे निकलती है बता सकते हो? किसी भी कैप कैसे निकलती है, वेक्टर बराबर होता है नॉट का डिवाइड, उसी को एन कैप कहते हैं, यानी किसी भी वेक्टर का कैप बराबर होता है ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस। बात समझ आ रही है? तो जब इसमें n को वेक्टर की फॉर्म में लाना होगा, वेक्टर की फॉर्म दे रखी होती है तो उसे n कैप बनाना होगा, और n कैप कैसे बनेगी वो कि उसका मॉडुलस का डिवाइड करेंगे वो साइड, तब आपकी डी फाइंड होगी। बात समझ आ रहे हो? तभी डी फाइंड होगी, अन्यथा डी फाइंड नहीं होती, इसलिए नहीं। क्लियर? एक एग्जांपल लिखो। हाँ बिल्कुल भाई, तभी तो इनके अगर मान के चलो सीधा सीधा मुझे क्लियर लिख के क्वेश्चन लिख दिया है, एग्जांपल के फॉर बाय स्ट्रक्चर ले लो, एक का एग्जांपल लिख दो i + j + k = 3। अगर मैं आपको पूछूं डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द होरिजन, तो डिस्टेंस कितनी होगी आपके अगर 3, इसको फोटो में देखकर वो तो 3 नहीं हुई अभी √3, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है, जब तक आप हाँ बिल्कुल इसका पहले इसका क्या डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि n कैप बनाना पड़ेगा, यहाँ वेक्टर है, तो r डॉट i + j + k एंड डिवाइडेड बाय इसका √3, यानी 1 1 1, इसका भी 3/√3। तो जब आप इसको n कैप बना लोगे यानी i + j + k √3 = √3, इसको आप कंपैरिजन करेंगे r डॉट n कैप d से, क्योंकि इस वक्त यहाँ का जो है वो n कैप होना चाहिए, n वेक्टर नहीं होना चाहिए, तब आपकी डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द ओरिजिन आपकी √3 आएगी। बात क्लियर? और यही कंफ्यूजन रहता पूरी।